नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत दौसा से मिल रही खबर के साथ करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धन्यवाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला। पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि अभी तो कई मछलियां ही पकड़ी गई हैं, जल्द ही मगरमच्छ भी शिकंजे में होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले ईआरसीपी पर जनता से किया गया वादा निभाया गया। हमारी सरकार को 7 महीने हुए हैं बने हुए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 7 महीने पहले कांग्रेस का राज था। आपके यहां के भी मंत्री उस कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 5 साल के उनके कार्यों को भी देख लेना, जो उन्होंने 5 साल में लाल चौट के अंदर कार्य कराए थे। और हमारा पहली बजट की भी घोषणा देख लेना, जो लाल चौट के अंदर पहले बजट में जो घोषणा हुई है। हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया, ईआरसीपी के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया। और आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को ईआरसीपी का एमओयू करके हमारी सरकार ने आपके सामने बता दिया। और यही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में जल्दी ही हमारी उस परियोजना का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास होने वाला है। आप तैयार रहिए। उस कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में आपको भी सभी को पधारना है। आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होगा। जिस तरह से इन्होंने पेपर लीक करके मेरे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया, उनके सपनों को रौंदने का काम किया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भी वायदा किया था कि हम आएंगे तो इन सबको अंदर करने का काम करेंगे, अंदर करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने पेपर लीक के विरोध में एसआईटी गठित की और वो एसआईटी काम कर रही है। और आपने देखा होगा 115 लोगों को गिरफ्तार करने का काम उस एसआईटी ने किया है। और आगे भी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तो वो विपक्ष के नेता कह रहे थे मछली पकड़ी है। अरे कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। और मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पीएचईडी महकमे में भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने की दिशा में सरकार की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ की है। चौधरी ने कहा कि महकमे में बरसों से जमे डाकुओं को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। साथ ही एसीबी, सीबीआई और ईडी भी मामलों की जांच कर रही है। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि कर्मचारी अधिकारियों को अगर ढीला छोड़ेंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा। इसीलिए ईमानदारी अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनका विभाग परीक्षण कर रहा है। मॉनिटरिंग सही नहीं करेंगे तो किसी भी आदमी को अगर आप ढीला छोड़ोगे, उसको खाने का मौका देगा तो वो जरूर खाएगा। बाकी जो बहुत बड़े डाकू थे उनको हमने सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ ईडी भी कार्रवाई करी है, उनके खिलाफ सीबीआई भी कार्रवाई करी है, हमारी एसीबी भी कार्रवाई करी है। बाकी जो ने काम करने की मनसा है, जो ईमानदारी से काम करने चाह रहे हैं, हम उनको टेस्ट कर रहे हैं। और जब तक जो निकल के आया उसमें जिस तरह से इस गर्मी के अंदर बहुत अच्छा प्रबंधन उन्हीं अधिकारियों से हमने कराया। पानी कम होने के बावजूद, संसाधन कम होने के बावजूद हमने जो व्यवस्था की, आने वाले समय में इन्हीं से अच्छा काम कराएंगे। और फिर ये दोबारा गड़बड़ करेंगे तो जो सस्पेंड करेंगे। थैंक यू। और खबरों में आगे बढ़ते हुए शनिवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और उनका भाषण चर्चाओं में है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए।
बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ताजपोशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी और उनका भाषण चर्चाओं के केंद्र में रहा। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने सेवाभावी, सरल और ईमानदार नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही कहा कि कद, मद और पद अस्थायी हैं। पद का मद आ जाए तो कद कम हो जाता है। राजनीति के अंदर मैं कुछ ये भी राजनीति के अंदर दूसरा राज जो है ना वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है और हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत होता है। ये तीन चीज का बना होता है पद, मद और तद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद आपके साथ ही रहता है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि इस विशाल परिवार की मैं सदस्य हूँ। पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता और भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी को देश के अंदर राज करने के काबिल बनाया। ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले, पंडित दीनदयाल जी चले, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले, आडवाणी जी चले थे, राजमाता साहब चली थी, भैरव सिंह जी चले थे और उनके साथ अन्य लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ चलते इस पार्टी को एक विशाल परिवार बनाकर आज इस देश के अंदर राज करने का काम को काबिल बनाने का काम किया है। ये वो है भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। साथ ही इस दौरान वसुंधरा राजे ने मदन राठौड़ से कहा कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इस पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस गुरु मंत्र को मैं ध्यान में रखूंगा। ये आसान भी नहीं है बड़े प्यारे सब, परंतु आसान नहीं है। ना आपके लिए है ना इनके लिए है। दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है मैं उसको पाथेय के रूप में, पाथेय होता है ना अपना भाता लेकर के साथ में जाता है, मैं पाथेय के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा और यही प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं केंद्रीय नेतृत्व ने और आप सबने और इन कार्यकर्ताओं ने मुझ पर रखी है, मैं ये प्रयास करूंगा कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका अभिनंदन करूंगा, आप सबके सम्मान की रक्षा करूंगा। वहीं वसुंधरा राजे के पद और मद वाले बयान को लेकर बोलते हुए मदन राठौड़ ने कहा, मद और ना मेरे नाम में जुड़ा है, इसलिए मद तो कभी नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है। ये तो मेरे नाम में जुड़ा हुआ है, मद न, तो मद न है तो फिर मद तो रहेगा ही नहीं। आप मानते हैं कि अध्यक्ष पद जो है ना वो केवल गुलदस्ता नहीं है, ये कांटों का ताज तो इसके अंदर छुपा हुआ होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सिपाही हैं और कांटों पे चलना भी है तो कांटों का ताज भी छुपा। मदन राठौड़ की पदभार ग्रहण समारोह की खास बात ये रही कि समारोह में सभी खेमों के नेता नजर आए, लेकिन समारोह में वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा। बहरहाल बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, जिसके सामने पहली चुनौती 5 सीटों पर उपचुनाव की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पूर्व विधायक सैम लोढ़ा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए जानबूझकर मनादर रोवाड़ा घाटा सड़क निर्माण कार्य में डामरीकरण के काम को 8 माह रोके रखा, जबकि 46,43,020 रुपए 25 जनवरी 2023 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के खाते में जमा करा दिए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से 26 जुलाई 2022 को स्वीकृति जारी की जा चुकी थी और इसके बाद अब सड़क पर डामरीकरण के नाम पर सोशल मीडिया पर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। मनादर रोवाड़ा घाटा निर्माण के कार्य को लेकर बीजेपी थोथी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है।
मैं बता दूं कि भारत सरकार से वन भूमि की स्वीकृति 2022 में प्राप्त हो गई थी और वन विभाग को वन विभाग की भूमि के पेटे 46 लाख रुपए उसके खाते में 25 जनवरी 2023 को जमा करवा दिए थे। टेंडर हो गया, निर्माण कार्य शुरू हो गया, पहाड़ कट गया, ग्रेवल सड़क बन गई, सिर्फ डामरीकरण बाकी था। और जो भूमि 2023 में कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार शिवगंज ने वन विभाग के नाम से नामांतरण कर दिया था, उसकी एक फॉर्मल सैंक्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वन विभाग के नाम की राजस्थान सरकार से प्राप्त होनी थी। 2023 में सिरोही के जिला कलेक्टर ने वो चिट्ठी भेज दी थी। 8 महीने तक बीजेपी की सरकार ने इसको लटका के रखा और अब इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं जैसे वन विभाग से भूमि का एक बड़े विवाद का निपटारा कर दिया। और अब बात भीलवाड़ा से जुड़े पेपर लीक कांड की। नीट पेपर लीक मामले की आंच अब भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने मामले में एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है जो भीलवाड़ा का रहने वाला है। आरोपी सॉल्वर को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने अब इस मामले में एक और आरोपी सॉल्वर को अरेस्ट किया है। संदीप राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है और मेडिकल का छात्र है। सीबीआई ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसने सारी बातों को स्वीकार किया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर हमारी टीम उस कॉलेज पहुंची जहां से संदीप पढ़ाई कर रहा था और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से बात की। तारीख को इनके यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो मैंने उस बच्चे को आज बुलाया और पूछा कि क्यों उस पे ऑनलाइन क्यों मंगवा रहे हैं। तब उसके सिस्टर से मेरे से बात करवा दो, तो मैंने सिस्टर का फोन नंबर लिया, सिस्टर से बात की। उसकी सिस्टर ने कहा कि वो, उनका नाम सुशीला बिश्नोई है और वो साचोर जालोर से है और ये जो लड़का है संदीप, उसको जो पुलिस, उसके पापा ने सीबीआई को सरेंडर करवाया है वहीं पे। वहीं कॉलेज के वार्डन से जब हमने बात की तो उसने बताया कि संदीप हॉस्टल में नहीं रहता था और बाहर रहकर पढ़ाई करता था। वहीं उसके दोस्तों का कहना है कि संदीप पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो इस घटना में शामिल है ऐसा किसी को जानकारी नहीं है। हम मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं और हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के वार्डन भी हैं। बात करते हैं महेंद्र जी, कहीं ना कहीं देखिए नीट पेपर लीक का मामला भीलवाड़ा तक पहुंच चुका है। संदीप क्या है, कौन है संदीप, कहां से है, आप उसको जानते तो होंगे। हाँ, मैं इतना बताना चाहूंगा कि संदीप कुमार नाम का एक स्टूडेंट है। हमारे पास संदीप कुमार नाम के काफी स्टूडेंट है, लेकिन जैसे कि ज्ञात हुआ है उसकी सिस्टर से हमारी वार्तालाप हुई है। संदीप बिश्नोई नाम का स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, 2023 का स्टूडेंट है। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि उनकी सिस्टर ने बताया है, सुशीला नाम की, जालोर सांचौर से रहने वाले हैं, कि सर ऐसे ऐसे मैटर हुआ था, एसओजी आई थी 2 दिन पहले और उनको ले लिया। वार्तालाप चल रही है। पढ़ने में तो अच्छा ही है, घुलता मिलता भी था, सबसे बात भी करता था, अच्छा है होने में तो, और आपस में वो मिल जाते तो बात भी कर लेता था। बाकी ऐसा पता तो नहीं चला था। वो उसके बाद सर वो ऐसे लाइब्रेरी वगैरह तो आता था, पढ़ने में तो अच्छा था, प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह भी सब साथ में करते थे, पर ऐसा कभी लगा नहीं था कि वो सोने से फंसेगा। अब तक लीक मामले में 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी और कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है और सीबीआई की पकड़ से मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अभी बाहर है। पढ़ने में इंटेलिजेंट था, सिंसियर था, पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी जाता था, पर कहीं ना कहीं इनको ये भी डाउट है कि ये घटनाक्रम सामने कैसे आया है। कॉलेज प्रशासन अलर्ट बोर्ड पर आ चुका है, संदीप के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। दोस्त भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अचंभे में है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सेनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। अगली खबर झुंझुनू से, जहां पर किडनी कांड से प्रभावित हुई महिला की आज करीब 2.5 महीने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। महिला का शव सोमवार सुबह लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू जिला मुख्यालय के धनखड़ अस्पताल में डॉक्टर संजय धनखड़ ने नुआ निवासी ईद बानो का ऑपरेशन किया था और इसमें उन्हें ईद बानो की संक्रमित किडनी निकालनी थी, लेकिन बगैर यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक के ही डॉक्टर धनखड़ ने लापरवाही से ऑपरेशन करते हुए
ईद बानो की संक्रमित के बजाय स्वस्थ किडनी निकाल ली। इससे ईद बानो की तबीयत बिगड़ गई और बिगड़ती चली गई। ईद बानो का इलाज जयपुर में चल रहा था और आरोपी डॉक्टर धनखड़ सलाखों के पीछे है। इसी बीच आज ईद बानो ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आखिरी सांसें ली। ईद बानो झुंझुनू के नुआ गांव की रहने वाली थी। तो गलत किडनी निकालने के मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईद बानो ने आखिरकार आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। बताते चले कि डॉक्टर की बड़ी लापरवाही की वजह से ईद बानो की मौत हो गई। और राजस्थान पुलिस मुख्यालय की इंटरपोल यूनिट इन दिनों चर्चाओं में है, जिसके रडार पर विदेश में बैठकर गैंगवार कराने वाले लॉरेंस गैंग से जुड़े कई हार्डकोर इनामी बदमाश हैं। न्यूज 18 ने खास पड़ताल में जाना कि आखिरकार राजस्थान की इंटरपोल यूनिट कैसे काम कर रही है और इसके टारगेट पर कौन कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के सबसे नजदीकी रोहित गोदारा की सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी थी। प्रदेश की पुलिस भले ही विदेश में बैठकर गैंगवार कराने वाले रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, आनंद पाल की बेटी चीनू को पकड़ नहीं सकी हो, लेकिन हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इस बीच राजस्थान पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत से बाहर दुबई, कनाडा, इटली और बाकी देशों में छिपकर गैंगवार कराने वाले इन गैंगस्टर का पता लगा सके। देश की शेखावाटी अंचल में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के बाद में राजस्थान में गैंगवार, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और रंगदारी के मामले बढ़ने लगे थे। वहीं पर राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज था कि किसी भी तरीके से इस गैंगवार को और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ी खामी ये थी कि गैंगस्टर विदेश में बैठ करके रंगदारी और गैंगवार की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आखिरकार राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने अपनी इंटरपोल यूनिट को मजबूत किया। उसमें डीआईजी योगेश यादव, एडिशनल डीसीपी को शामिल किया। उसके अलावा तमाम अधिकारियों की एक टीम को शामिल करते हुए इंटरपोल यूनिट को मजबूत किया और आखिरकार ये यूनिट कारगर साबित हुई। इस इंटरपोल यूनिट ने दिल्ली में मौजूद सीबीआई से संपर्क करते हुए विदेश में मौजूद गैंगस्टर्स को ट्रैक करते हुए पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, चीनू, अमरजीत बिश्नोई सहित करीब 1 दर्जन बदमाशों की राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने पहचान शुरू की। इनकी सूचना देने वालों को बड़े बड़े इनाम की घोषणा भी की। वहीं दूसरी तरफ पीएचक्यू में कमजोर पड़ी इंटरपोल यूनिट को फिर से एक्टिव करने का जिम्मा राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम ने उठाया। हमारे जो क्राइम ब्रांच के अभी उसका जो इंटरपोल की जो हेड, इंटरपोल सेक्शन के हेड है नरोत्तम वर्मा है और उनके नीचे एक टीम है और पूरा हमारे योगेश यादव साहब है, उनकी डायरेक्शन में, उनके सुपरविजन में का सारे काम करता है। उसमें बेसिकली जब भी हमें पता चलता है कि कोई हमारे वांटेड विदेश में बैठा है, उसको लाना है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं लाने के लिए। जैसे किसी कंट्री के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है तो एक्सट्रेडेट करेंगे और कोई कंट्री डिपोर्टेशन करने के लिए तैयार है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन भेजेंगे। और बहुत बार किसी दूसरे कंट्री से हमें सूचना लेनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, उसमें एमलैट भेजना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे जो प्रक्रिया है जो अपनानी पड़ती है। विदेश में बैठे गैंगस्टर और बाकी हार्डकोर इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए पीएचक्यू में नोडल एजेंसी के तौर पर इंटरपोल यूनिट की कार्रवाई सबसे अहम होती है। इन बदमाशों की पूरी कुंडली जुटाना, जिसमें उसके अपराध जगत में दर्ज मुकदमों की जानकारी होती है और वो बदमाश कौन कौन सी गैंग से ताल्लुक रखता है, क्या वो अपराध के बाद भारत छोड़ चुका है, ऐसे कई तमाम जानकारी जुटाकर कार्रवाई के लिए दिल्ली सीबीआई में भेजी जाती है, जिसे इंटरपोल रेफरेंस कहा जाता है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एक्टिव हुई इंटरपोल यूनिट ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर और हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाए। बता दें, इंटरपोल रेफरेंस में प्रदेश की इंटरपोल यूनिट विदेश में छिपे बदमाशों की क्राइम कुंडली के साथ
पूरी जानकारी दिल्ली सीबीआई के साथ शेयर करती है। इस प्रक्रिया को इंटरपोल रेफरेंस कहा जाता है। वहीं इंटरपोल यूनिट ऐसे बदमाशों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की कार्रवाई करती है जिनकी लोकेशन का पता नहीं होता, जिसमें सीबीआई के जरिए इंटरपोल उस अपराधी के बारे में विश्व के किसी भी देश में पता लगाकर उसकी सिर्फ लोकेशन की जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा रेड कॉर्नर नोटिस में बदमाश की लोकेशन पता नहीं होने पर वो बदमाश विदेश में किस जगह छिपा है उसकी लोकेशन तलाश करना, उसकी सूचना इकट्ठा कर दिल्ली सीबीआई के जरिए प्रदेश के इंटरपोल यूनिट से साझा करना और बदमाश की लोकेशन के साथ ही पकड़कर उसे सौंपने का काम भी इंटरपोल की ओर से किया जाता है। इंटरपोल की एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हमारे सीबीआई है इंडिया की तरफ से, इसको एनसीबी बोलते हैं। हर कंट्री के एक एनसीबी होता है जो वो लोग इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये हमारे जो सेक्शन है ये काफ़ी पिछले 3-4 महीने से काफ़ी एक्टिव रही है। और ये जो अमरजीत बिश्नोई की जो जितना मतलब आज वहाँ अरेस्ट हो पाया, उसमें जितनी फील्ड यूनिट जिसमें हमारे विद्या प्रकाश जी की टीम है जितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं उतना इम्पोर्टेंट नरोत्तम वर्मा की जो इंटरपोल सेक्शन की यूनिट भी करती है, क्योंकि अल्टीमेटली कागज सारे भेजना पड़ता है, वो सारे उसी प्रोफॉर्मा में भेजना पड़ता है। विदेश में बैठकर या भारत में अपराध कर विदेश भागने वाले बदमाश भले ही खुद को महफूज मान रहे हो, लेकिन प्रदेश की इंटरपोल यूनिट ने साफ कर दिया है कि कोई देश में छिपे या विदेश में पुलिस कभी पीछा नहीं छोड़ती है। बहरहाल हम भी ये उम्मीद करेंगे कि राजस्थान में सक्रिय हुई इंटरपोल यूनिट की विदेश में बैठे बदमाशों को पकड़ने और उन्हें लोकेट करने की कोशिशें और ज्यादा बेहतर और सफल हो सके, ताकि अपराधी कंट्रोल हो और आमजन भयमुक्त हो और उनका खाकी पर विश्वास कायम रह सके। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। रुक करेंगे इस बीच संचौर से मिल रही बड़ी खबर का। डमी अभ्यर्थी बैठाकर नियुक्ति पाने वाले टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़ा ये पूरा मामला है। डमी अभ्यर्थी बिठाकर नियुक्ति पाया था टीचर ने और अब टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभ्यर्थी दिनेश कुमार बिश्नोई ने अपनी जगह पर डमी अभ्यर्थी बैठाया था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुरा टाम्पी में ले जा चुका था नियुक्ति के लिए और मामले में डमी अभ्यर्थी और मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। हालांकि टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभ्यर्थी दिनेश कुमार बिश्नोई निवासी चीतलवाना स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी को बैठाकर राजकीय सेवा में फर्जी तरीके से चयनित हुआ था। फर्जी तरीके से चयनित अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुरा टाम्पी में नियुक्ति भी ले चुका था। प्राप्त शिकायत के आधार पर चीतलवाना थाना अधिकारी द्वारा हुई प्राथमिक जांच में डमी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा देने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में डमी अभ्यर्थी और मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है। झुंझुनू के चिड़ावा से एक और बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। चिड़ावा पुलिस ने जतिन कुल्हरी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने चिड़ावा थाने में से लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे।